हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मध्य प्रदेश का हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और ये 10 फरवरी 2019 को हुआ था और इसमें टोटल क्वेश्चन पूछे गए थे 100 फिजिक्स के। तो हम 100 क्वेश्चंस को 10 पार्ट में करेंगे एंड दिस इज पार्ट 1 इन विच वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन फर्स्ट है, a Daniell cell is balanced on 240 centimeter length of the potentiometer. Now the cell is short circuit by a resistance of 0.25 ohm and the balance is obtained at 80 centimeter. The terminal resistance of Daniell cell आपको बताना है कितना होगा स्मॉल r की वैल्यू। तो आपको ना इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो मैं डायरेक्टली पोटेंशियोमीटर में फॉर्मूला बताता हूँ इंटरनल रेजिस्टेंस का। जब आपको बैलेंसिंग लेंथ पता हो और रेजिस्टेंस आर पता हो तो ये फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू कैपिटल आर L1 अपॉन में L2 माइनस 1। एक्चुअली पोटेंशियोमीटर की दो एप्लीकेशन होती है, एक तो हम दो सेल का ईएमएफ का रेशो फाइंड कर सकते हैं और किसी एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो स्मॉल आर बराबर हो गया कैपिटल आर कितना 0.25 अपॉन में ये वो बैलेंसिंग लेंथ है जब रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट नहीं किया हुआ है, सिर्फ सेल कनेक्टेड है, तो वो है 240 अपॉन में L2 कितना है जो बाद में बैलेंसिंग लेंथ है यानी कि 80 माइनस 1। तो 0 से 0 कैंसिल काट दिया 24, 3 में से एक जाएगा 2, तो 0.25 की जब मैं 2 में मल्टीप्लाई करूंगा तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी आएगी 0.5 ओम। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड डिपेंड किस पर करता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किस पर डिपेंड करता है? तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड करता है कि पहली बात कि टेम्परेचर कितना है, दूसरा वो लिक्विड कौन सा है। जैसे हनी और वाटर दोनों की जो ईटा होगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो डिफरेंट होगा। और अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, सपोज करिए कि कोई भी एक लिक्विड है उसका आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। तो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक तो नेचर ऑफ लिक्विड पर, दूसरा टेम्परेचर पर। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3 है, द एयर बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज रिप्लेस्ड बाय अ मीडियम ऑफ कैपेसिटेंस कांस्टेंट के। आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच में कितनी हो जाएगी। तो देखो सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, इनिशियली लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें ई रही होगी। अब जब हम इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कर रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के, तो अब जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी वो हमें बताना है। तो किसी मीडियम में जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 1/k टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। तो हमारे इसमें सही आंसर क्या होगा ऑप्शन 4, डिक्रीजेस k टाइम्स। और अगर फोर्स की बात की जाए, मान लो दो चार्ज पार्टिकल अगर एयर में रखे हैं, लेट उनके बीच में फोर्स है F0, और अगर आप उसको किसी मीडियम में इंसर्ट कर दोगे जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो अब जो नई फोर्स होगी वो पहले वाले के कंपैरिजन में 1/k टाइम्स डिक्रीज हो जाती है। तो फोर्स भी डिक्रीज होगी दो चार्ज पार्टिकल के बीच में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगी 1/k टाइम्स। तो फोर्थ ऑप्शन सही रहेगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फोर्स कैसे डिक्रीज कर जाती है, इंक्रीज करती है k टाइम्स, तो हमें ध्यान रखना 1/k टाइम्स हो जाएगी फोर्स। क्वेश्चन नंबर 4, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन आपको गिवन है, इक्वेशन गिवन है, VA is the potential at x is equal to 2 meter, V0 is the potential at the origin, then the potential difference V0 minus VA हमें फाइंड करना है। तो देखो आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है माइनस के ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि dV अपॉन dx लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ x पर डिपेंड कर रही है, y पर भी डिपेंड करती है तो मैं dV अपॉन dy भी लिखता फिर, या dV अपॉन dr इन जनरल कह सकते हैं हम। फिलहाल इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास 30x का स्क्वायर and it will be equal to minus dV upon dx. Since we need to find out potential, so we'll integrate it and we can write dV equal to minus 30x का square into my dx and we have to integrate it. So integration both side करेंगे। अब जो potential की वैल्यू है तो देखो अब हम रखेंगे यहाँ पर लिमिट। इसने बोला है कि V is the potential जब x की वैल्यू 2 है, V0 क्या है पोटेंशियल एट द ओरिजिन। तो मैं अगर x की वैल्यू को 0 पुट करूँ तो उसके कोरोस्पोंडिंग पोटेंशियल कितना है V0, और अगर मैं x की वैल्यू को 2 पुट करूंगा तो उसके कोरोस्पोंडिंग जो पोटेंशियल है वो है VA। हमें फाइंड करना है V0, VA माइनस V0। तो देखो इधर जब dV का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा V और लिमिट हमारी चलेगी V0 से VA। फिर माइनस 30 को बाहर निकाल लेते हैं, हम करेंगे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कितना आएगा x² dx। देखो जनरल जो फॉर्म होती है x की पावर n dx, उसका
इंटीग्रेशन आता है n+1 अपॉन में n+1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x की पावर 3 अपॉन में 3, क्योंकि एक पावर इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पर आएगा x की क्यूब अपॉन में 3, लिमिट चलेगी 0 से लेकर के 2 तक। अब देखो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है VA, लोअर लिमिट है V0, तो VA माइनस V0 इधर आ गया, माइनस के 30/3 और x की क्यूब की वैल्यू हम पुट करेंगे, एक बार x की जगह पर रखेंगे 2 की क्यूब यानी कि अपर लिमिट, माइनस एक बार x की जगह पर लिखेंगे हम 0 की क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस के 30/3 का मतलब माइनस के 10 और 2 की क्यूब मतलब 8, सो वी कैन से इट विल बी माइनस 80 वोल्ट। तो VA माइनस V0 कितना आ जाएगा, माइनस के 80, यानी कि ऑप्शन 1 हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने होंगे, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, आपको बताना है। तो देखो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 0 बीच में आ रहा है, तो इसमें हम सब डिजिट को काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर है 5। अब ये 0.004 देखो, अगर इसके आगे कोई यूनिट होती जैसे मीटर या किलोग्राम, तब तो मैं इन जीरोस को काउंट करता, ये रूल है और मैंने इस पर पूरी एक वीडियो बनाई हुई है सिग्निफिकेंट फिगर पर। अगर यहाँ पर कोई यूनिट होती मेजरमेंट से, आप ये क्वांटिटी लिख रहे होते, तब तो आप इनको काउंट करते, लेकिन यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं है आगे, तो मैं इन सब जीरोस को काउंट ना करके यहाँ पर सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4, यानी कि 1, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया 1। अब यहाँ पर हम इसको काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ इन दोनों को काउंट करेंगे 1 और 2 को, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 2, तो हमारा सही आंसर आएगा 5 1 2, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। इस पर आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं, मैंने उसको अपलोड किया हुआ है। नेक्स्ट है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कोयल, आपको गिवन है, यानी कि L की वैल्यू गिवन है 100 मिली हेनरी। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न ऑफ द कोयल while the current 8 मिली एम्पेयर passes through it is found to be, तो हमें क्या बताना, हमें बताना मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होती है L इंटू में करंट I, L की वैल्यू कितनी है 100 मिली को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 8 मिली एम्पेयर का मतलब 10 की पावर -3 फिर से आ जाएगा, तो हो जाएगा 8, पावर काउंट कर लो टोटल कितनी होगी 6, -3 6, और 6 में से 2 माइनस कर दो तो -4, तो ये वेबर में आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा इट विल बी 8 इंटू 10 की पावर -4 वेबर, 8 इंटू 10 की पावर -4 वेबर, ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 हमारा सही रहेगा। फॉर्मूला है मैग्नेटिक फ्लक्स का L इंटू में I। क्वेश्चन नंबर 7, द इंडक्टेंस इन LCR सर्किट इज चेंज फ्रॉम L to 2L, फॉर द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू रिमेन अनचेंज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर शुड बी, कितना हो जाना चाहिए। तो देखो जनरली रेजोनेंस में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/2 पाई रूट LC, ठीक है। यहाँ पर F डैश कितना हो जा रहा है 1/2 पाई L डैश C डैश, लेकिन हमें ये बताया हुआ है कि जो L डैश है वो कितना है, वो 2L है, और हमें ना C डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, और जबकि जो फ्रीक्वेंसी है F डैश नई वाली फ्रीक्वेंसी वो अनचेंज रहनी चाहिए, तो इसका मतलब मैं F डैश को F के ही बराबर पुट कर लूंगा, और F की वैल्यू तो हमें पता है 1/2 पाई रूट LC है, तो इसका मतलब 1/2 पाई ये बराबर हो जाएगा √2L इंटू में C डैश, मुझे C डैश फाइंड करना है। देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर दो, तो इसका मतलब ये होगा कि √LC की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, √2LC डैश के। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पर आएगा LC और यहाँ पर आएगा 2LC डैश, L से L कैंसिल करो, तो C डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी C/2, तो हमारा सही आंसर क्या होगा ऑप्शन 4। तो जो भी क्वेश्चन में दिया है हमने उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड किया है, जिससे हमारा जो नया कैपेसिटेंस है वो हाफ हो जाएगा, अगर आप सेम फ्रीक्वेंसी चाहते हैं जब आपने इंडक्टर को डबल कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ अ बॉडी हैविंग अ चार्ज -q, ध्यान रखना -q चार्ज है, मास है उसका m, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है तो उसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा। तो देखो मैंने पहले बार काफ़ी बार एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, पहले इन जनरल में आपको फॉर्मूला बताता हूँ, F होता है QE, और अगर ये चार्ज पार्टिकल माइनस हो जाए तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पर लगेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, F वेक्टर विल बी इक्वल टू Q
और माइनस के ई वेक्टर। तो यहाँ पर जो फोर्स वेक्टर क्वांटिटी और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ये एक दूसरे की क्या हो गई, एंटी पैरेलल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगी वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, QE। मैग्नीट्यूड कितना होगा, QE, और डायरेक्शन होगी एंटी पैरेलल। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगती है वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। और अमाउंट कितना होगा, अगर फिलहाल तो हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो मैं फोर्स को ma के बराबर रख लूंगा, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, माइनस के QE अपॉन में m। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो एक्सेलरेशन होगा या जो फोर्स होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब अपना सही आंसर देखते हैं। पहला है QE अपॉन m इन द डायरेक्शन ऑफ E, नो, इन द अपोजिट डायरेक्शन मुझे चाहिए। QE अपॉन m इन द डायरेक्शन अपोजिट टू E, तो मुझे लग रहा है कि ये सही आंसर है। अभी देखते हैं, बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ME अपॉन Q तो नहीं होगा एक्सेलरेशन, ME अपॉन Q एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो अपना सही आंसर हो जाएगा QE अपॉन में m इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ E। ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि तब F इक्वल टू प्लस QE हो जाएगा, ठीक है। और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उस पर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। इफ अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स अनडेविएटेड इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, आपको गिवन है, आपको बताने की वेलोसिटी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल होगा। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, ये वेलोसिटी फिल्टर पर बेस्ड क्वेश्चन है। वेलोसिटी फिल्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जहाँ पर हम कुछ इलेक्ट्रॉन्स को फिल्टर कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो देखो, एक फॉर्मूला होता है E इक्वल टू BC का, ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। इसी से रिलेटेड फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा, यहाँ पर E0 V0 होता है। अब EB इंटू वेलोसिटी V ले लो, यानी कि वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, E अपॉन में B। हमें वेलोसिटी तो फाइंड करना है, तो वेलोसिटी E अपॉन B हो जाएगा। E की वैल्यू कितनी है, देखो पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताई हुई है टेस्ला, और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10 की पावर 4, 1.0 को क्या लिखे, 10 की पावर 4 लिख लेते हैं सीधा, अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू में 10 की पावर माइनस के 3। तो ये हो गया 1.2, 10 की पावर 4 और 3 ऊपर जाएगा तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब 1/2 का मतलब कितना हो गया, 0.5 इंटू में 10 की पावर 7, ये वेलोसिटी आ जाएगी। अब ऑप्शन पे देखने पर यहाँ पर 5 तो है लेकिन 0.5 नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको 5 लिखने के लिए इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो अपना सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3। तो बस ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, इक्वल टू BC। बहुत सी बार ना E अपॉन B का डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो क्योंकि स्पीड के बराबर है तो LT-1 डायमेंशन फॉर्मूला होता है E अपॉन B का। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 7 hours above the surface of the earth, r being the radius of earth. The time period of another satellite at a height of 3 hours फ्रॉम दी सरफेस ऑफ अर्थ कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखो, इसमें पहले फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए अर्थ है और एक सैटेलाइट है जो कि किस हाइट पर है, 7 hours। अब हाइट आप ऐसे ले लीजिए 7 hours, और ये रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ अर्थ है। अब ये जो सैटेलाइट है ना, इसकी जो हाइट है वो 7 hours तो है, लेकिन ये सैटेलाइट कौन सी, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसका मतलब इस सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होगा, लेट मैं T1 कह देता हूँ उसको, वो कितना हो जाएगा 24 hours, ठीक है। और इसकी जो एक तरह से ऑर्बिटल रेडियस होगा, मैं उसको R बोल देता हूँ, इट विल R1, इट विल बी इक्वल टू R प्लस 7 hours, क्योंकि 7 hours तो सिर्फ हाइट है और ये R, तो टोटल कितना हो जाएगा 7 hours प्लस R मतलब 8 hours, ठीक है। सेकेंड केस में क्या है कि सैटेलाइट है, अब वो जो दूसरी सैटेलाइट है वो 3 hours पर है, 3 हाइट मतलब हाइट जो 3 hours है। अब इसका मतलब ये हुआ, और इसी का हमें टाइम पीरियड T2 फाइंड करना है, और इसका जो टोटल मेन रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, R, तो इसका अर्थ का रेडियस हो गया R प्लस 3R, यानी कि ये मैं इसको R2 बोल देता हूँ, R प्लस 3R, इट विल बी इक्वल टू 4R। अब जब भी टाइम और ऑर्बिटल रेडियस की बात हो रही है तो मेरे मन में बस एक ही चीज़ आती है, केपलर्स का थर्ड नियम, जो कि ये कहता है कि T² डायरेक्टली डिपेंड करता है R की के ऊपर, और मैं इसी को अप्लाई करूंगा यहाँ पर। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि T2 अपॉन T1 का जो स्क्वायर होगा
वो R2 अपॉन R1 की क्यूब पर डिपेंड करेगा। एम राइट? देखो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मैंने T2 के सामने R2 लिख लिया, T1 के सामने R1 लिख लिया। अब T2 मतलब इसका टाइम पीरियड हमें फाइंड करना है, मुझे नहीं पता कितना है, अपॉन में T1 कितना है ये पता 24 आवर है, तो इसका स्क्वायर। R2 कितना है, वो है 4R, R1 कितना है, वो है 8R, और इसकी क्यूब। तो इसको इससे कैंसिल कर दो तो 1/2 की क्यूब आ जाएगा, ये 1/2 की क्यूब। और हमें यहाँ पर देखो, अब इसको अंडर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ से T2 अपॉन में 24 बचेगा, और यहाँ से 1/2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2। और इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, T2 बराबर आएगा 24 इंटू में 1/2 की पावर 3/2 को आप क्या लिख सकते हो, देखो ये एक्चुअली हो गया √8। √8 कैसे, देखो 1/2 की क्यूब कितना हो जाएगा 8, और उसका 1/2 मतलब रूट। अब इसको आप 24 √8 को आप लिख सकते हैं 2√2, या फिर ये हो जाएगा कितना 24 √2 अपॉन में 2 इंटू में √2, और √2 मुझे लिखना पड़ेगा, तो जो हो जाएगा 2 इंटू 2। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, ये आ गया 2 और 2 मतलब 4, और 4 6 कितना होता है 24। तो हम ये कह सकते हैं T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6√2 आवर। तो हमारा सही आंसर होगा 6√2 आवर, यानी कि ऑप्शन 3। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।